जोहार, आप लोग का अल्फा है, इसमें स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सी एन टी एक्ट 1908 का पढ़ेंगे। अध्याय 4 और 5, 6, 7 पढ़ेंगे। कल हम लोग देखे थे अध्याय 1 से लेकर 3 तक। आज हम लोग करते हैं अध्याय 4 से आरंभ। आइए आरंभ करते हैं। अध्याय 4 में क्या है? अधिभोगी रैयत है। अध्याय 4 में क्या है? अधिभोगी रैयत। धारा 16 से लेकर 24A तक क्या है? अधिभोगी रैयत के बारे में है। धारा 16 देखते हैं क्या है। विद्वान अधिभोगाधिकार का बना रहना। यदि रैयत 12 वर्षों तक भूमि पर ना तो खेती की और ना ही उसे धारित किया, फिर भी भूमि का उसका अधिभोगाधिकार ऑक्युपेंसी राइट समाप्त नहीं होगा। यानी कह रहा है कोई रैयत है, अपना ज़मीन पर 12 साल तक वो खेती ना किया हो तो फिर भी उसका अधिकार जो है बना रहेगा, उसका ज़मीन का अधिकार समाप्त नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं 17 में क्या बोलता है। धारा 17 क्या बोलता है? बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। बंदोबस्त कौन है उसका परिभाषा दिया हुआ है। वैसा व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर अन्यथा रैयत के रूप में लगातार 12 वर्षों की कालावधि तक निर्धारित किया हो, उस कालावधि के अवसान एक्सपायर पर उस ग्राम को बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी बोलता है कोई रैयत किसी गांव में 12 साल तक अपना खेती किया हो, किस पर? अंशतः पट्टे पर किया हो या पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर किया हो, तो उस व्यक्ति को उस गांव का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। धारा 18 में क्या बोलता है? कुछ दशाओं में भूमिहारों तथा मुंडारी खुदकुटीदारों का बंदोबस्त रैयत होना। ठीक है। 19 देखिए, बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार ऑक्युपेंसी राइट। क्या है बंदोबस्त रैयत का अधिकार? वैसा व्यक्ति जो धारा 17 या धारा 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो, उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि में अधिभोगाधिकार होगा। यानी बोलता है धारा 17-18 में कोई अंतर्गत कोई गांव का बंदोबस्त रैयत है तो उस गांव में भी उसका रैयत के रूप में धारित सभी भूमि का अधिकार उसका होगा, जो उसका अधिकार रहेगा। धारा 20 क्या बोलता है? भूस्वामी द्वारा अधिभोगाधिकार के अर्जन यानी अधिग्रहण का प्रभाव। नेक्स्ट है धारा 21, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार। भूमि के उपभोग करेगा, उपयोग करेगा, उसका क्या अधिकार है उसके बारे में अधिभोगी रैयत का अधिकार है। इसमें धारा 21 में है अधिभोगी रैयत का अधिकार। नेक्स्ट है 21 का ए। 21 का ए में क्या है ये देखते हैं। यदि किसी भूमि के लगान का भुगतान नगद किया जाता हो अथवा वह भूमि लगान मुक्त भूमि हो, तब उस भूमि पर रैयतों के निम्नलिखित अधिकार होगा। कहना है इसका, अगर आप किसी ज़मीन का लगान नगद दे रहे हैं या आपका ज़मीन का लगान फ्री में है, मुफ्त है, उस पर लगान नहीं लगता है, तो आपका ज़मीन पर क्या क्या अधिकार होगा वो अधिकार के बारे में बोल रहा है। क्या क्या आपका ज़मीन पर अधिकार होगा तो देखते हैं। पहला, ऐसी भूमि पर रैयत वृक्ष या बाँस लगा सकता है तथा उस पर संपूर्ण उपभोग कर सकता है। यानी कि आप अपने ज़मीन पर वृक्ष लगा सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं, बांस लगा सकते हैं और उसको उपयोग आप कर सकते हैं, उसे काट सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, सब कर सकते हैं आप। समझे? अब आते हैं दूसरा क्या बोलता है। रैयत उस भूमि पर लगे बांस चाहे उसके द्वारा ना लगाया गया हो वह काट सकता है और ले सकता है। यानी जिसका ज़मीन है, जिस रैयत का, उसका ज़मीन पर कोई दूसरा आदमी आकर बांस लगा सकता देगा तब भी उस आदमी का बांस नहीं होगा, वो ज़मीन आपका है तो आपका ही होगा और उसे आप काट सकते हैं, बेच सकते हैं, साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं धारा 22 क्या बोलता है। बेदखली। यदि अधिभोगी रैयत अपनी जोत पर धारा 21 या धारा 21A द्वारा प्राधिकृत रीति से तथा संविदा की शर्तों के अनुरूप खेती करता रहा हो तो उस भूस्वामी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट आधारों के सिवा बेदखल नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। धारा 21 और धारा 21 के तहत जो प्राधिकृत रीति के तहत जो अगर वो खेती करता है, संविदा के तहत खेती करता है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेती करता है तो उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। धारा 23 क्या बोलता है वो देखिए। मृत्यु हो जाने पर अधिभोगाधिकारी का न्यायगत होना।
यदि किसी रैयत की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी को अधिभोगाधिकार उसी तरह प्राप्त होगा जिस रीति से अन्य संपत्ति। बोलता है अगर किसी रैयत का अगर मृत्यु हो जाता है और वो अपना वसीयत नहीं बनाया है तो उसका जितना ज़मीन का वसीयत है सब उसका बेटा खो जाएगा, यानी कि उसका वंश का हो जाएगा। जिस तरह सारा संपत्ति उसका बेटा खो गया उसी तरह ज़मीन भी उसी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 क्या बोलता है? 23 जोतों के अंतरणों ने ट्रांसफर का राष्ट्रीयकरण। इस धारा के अंतर्गत विक्रय, विनिमय अथवा वसीयत की स्थिति में भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यानी आप किसी ज़मीन को बेच रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रीकरण तो करवाना ही होगा, पंजीकरण तो कराना ही होगा। दूसरा है भूस्वामी ऐसे सभी हस्तांतरणों के रजिस्ट्रेशन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा पंजीकरण शुल्क के अलावा अन्य कोई शुल्क प्राप्त नहीं करेगा। मतलब भूस्वामी अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं तो जो भूस्वामी है उसमें कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ क्या लेगा? जो निबंधन शुल्क है, पंजीकरण शुल्क है, रजिस्ट्रेशन फी है, रजिस्ट्रेशन फी के अलावा वो कुछ नहीं करेगा। विक्रय एवं दान की स्थिति में ही पंजीकरण शुल्क लेगा। अगर आप ज़मीन को बेचिएगा या दान कीजिएगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन फी लेगा। रजिस्ट्रेशन फी में कितना लेगा आपसे? कुल वार्षिक लगान, इतना आप लगान देते हैं उसका 2% लेगा। लगान कितना होगा? न्यूनतम 50 पैसा होना चाहिए लगान, या अधिकतम 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। क्या? रजिस्ट्रेशन फी। आगे बढ़ते हैं। धारा 24 क्या बोलता है? लगान भुगतान के लिए अधिभोगी रैयत की बाध्यता। 24A में है विभाजन की स्थिति में लगान का निर्धारण। मतलब किसी ज़मीन का विभाजन हो गया दो भाइयों में तो उसका लगान का कौन निर्धारण करेगा? कैसे लगान का निर्धारण? वही है यदि जोत का विभाजन न्यायालय के आदेश से हो। अगर न्यायालय को जोत की भूमि का बांट बंटवारा कर देता है तो न्यायालय ही लगान के बारे में बोल ही देगा कौन कितना भाई लगान देगा। यदि जोत का विभाजन न्यायालय के आदेश से हुआ हो तो न्यायालय द्वारा उसका लगान वितरण निर्धारित किया जाएगा। यदि भू जोत का विभाजन अन्य प्रक्रिया से, अब बोल रहा है अगर जमीन का विभाजन अन्य प्रक्रिया से संचालित हुआ हो तो लगान वितरण की लिखित सूचना भूस्वामी द्वारा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें बोलता है धारा 24 से धारा 36 तक लगान का निर्धारण। जोत के बंटवारा के बाद जमीन के लगान का निर्धारण लगान वृद्धि या कमी के कारण वृद्धि या कमी का उपायुक्त का अधिकार आदि के बारे में बताया गया है। उपायुक्त किसी की ज़मीन का लगान में वृद्धि करना है, कमी करना है, उसके बारे में उपायुक्त को क्या अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। किसना? धारा 24 से लेकर 36 तक। तो धारा 25 क्या बोलता है? अधिभोगी रैयत का लगान उचित और सामयिक समयानुकूल। धारा 26 बोलता है इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व वर्धित यानी बढ़ा हुआ लगान की पुष्टि। 27 बोलता है वे रीतियाँ जिसमें अधिभोगी रैयत का लगान बढ़ाया जा सकेगा, यानी जिस अधिभोगी रैयत का लगान बढ़ाया जाएगा किसमें है? धारा 27 में है। 28 में क्या बोलता है? वृद्धि के लिए उपायुक्त के पास दिए जाने वाले आवेदन पत्र की अंतर्वस्तुओं ने कंटेंट विषय सूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 में क्या बोलता है? ऐसे आवेदन पत्रों की प्राप्ति पर प्रक्रिया। 30 में बोलता है लगान के कर्मिक रूप से वृद्धि करने की शक्ति। 31 में बोलता है धारा 31 में क्या? जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त धारित भूमि के बारे में लगान वृद्धि का आवेदन। नेक्स्ट है 32 में क्या बोलता है? ऐसे आवेदनों की प्राप्ति पर प्रक्रिया। 33 में क्या बोलता है? लगान में धारा 33A में लगान में कमी। धारा 33A में क्या बोल रहा है? लगान में कमी बोल रहा है। धारा 33A में निम्नलिखित स्थिति में लगान में कमी किया जा सकता है। कौन कौन स्थिति में लगान में कमी किया जा सकता है? यदि जोत का लगान धारा 29 के उपधारा 1 के अधीन हो। दूसरा, यदि जोत का लगान धारा 61 के अधीन हो। यदि जोत का उत्कृष्ट भूमि, यदि जोत का अपकृष्ट यानी बंजर भूमि में परिवर्तित हो गया, यानी कि उसका जमीन बंजर भूमि में बदल गया है तो उस पर लगान में कमी किया जाएगा प्राकृतिक कारणों से। यदि रैयत द्वारा धारित क्षेत्र उस क्षेत्र से कम हो जिसके लिए वह लगान दे रहा है, मतलब कर रहा है कोई रैयत अगर बोल रहा है कि हम 5 कट्ठा रखे हैं लेकिन उसका 5 कट्ठा नहीं 4 कट्ठा है तो लगान में कमी किया जाएगा। बोल रहा है कि लगान में यदि रैयत द्वारा धारित भूमि क्षेत्र उस क्षेत्र से कम हो, जितना धारित कर रहा है उससे कम हो तो उसके लिए लगान में कमी कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट बोल रहा है धारा 34 क्या बोलता है, लगान में कमी के लिए अथवा क्षेत्र के निर्धारण के लिए उपायुक्त के पास आवेदन भेजा जा सकता था तथा ऐसे आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं आवश्यक थी। क्या क्या आवेदन में भेजा जाएगा उपायुक्त के पास, डीसी के पास? आवेदन के तारीख तक रैयत द्वारा देय वार्षिक लगान कितना दिया आवेदन की तारीख तक, उस भूमि क्षेत्र का वर्णित जिसके लिए लगान दिया गया, यानी कि जो रैयत लगान दे रहा है उस जमीन के बारे में देना पड़ेगा विवरण। आवेदन में लगान कमी के रकम का उल्लेख, अगर किसी जमीन का कमी करके दे रहे हैं, लगान कम करके दे रहे हैं तो उसका उल्लेख करना होगा। वह आधार जिस पर लगान कमी के लिए दावा किया गया है, आपके पास क्या आधार है कि आप जमीन का लगान कम देना चाह रहे हैं, वो उसका विवरण देना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 35 धारा 35 क्या बोलता है, ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति पर प्रक्रिया। 36 में क्या बोलता है, जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान में और भी वृद्धि या कमी या वर्जन मनाही या रोक है। ठीक है, वर्जन मतलब मनाही या रोक, बोले जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान में और भी वृद्धि या कमी का रोक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग अध्याय 5। अध्याय 5 क्या बोलता है, खुटकुटी अधिकार। खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत, खुटकुटी रैयत इसमें है। अध्याय 5 में क्या है, खुटकुटी रैयत। इसमें कितना धारा पढ़ेंगे, धारा 37 के तहत है मात्र खुटकुटी रैयत, धारा 37। अध्याय 5 क्या है, खुटकुटी प्राप्त अधिकार रैयत। खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत किसमें, धारा 37 में। तो पढ़ते धारा 37 क्या बोलता है, खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयतों की काश्तकारी की प्रासंगिकता और विवादास्पद क्या है। अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंधन उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकुटी अधिकार प्राप्त हो, परंतु यह कुछ शर्तों पर आधारित होगा। जैसे कौन कौन सा शर्त है, पहला, यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उसी गांव के समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं होगा। दूसरा, यदि रैयत द्वारा अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले 20 वर्ष या 20 वर्ष के पहले भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरा क्या बोलता है, खत्म। अब यहाँ अध्याय 6 आ गया, अनधिभोगी रैयत। ये धारा 38 से लेकर धारा 42 तक है अनधिभोगी रैयत। धारा 4 में है अधिभोगी रैयत, धारा 6 में अनधिभोगी रैयत और धारा 5 में खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत। आद हो गया, चलिए धारा 38 आरंभ करते हैं। इसमें बोलता है अनधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा के बारे में है। अनधिभोगी रैयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर लगाया जाएगा, यानी कि भूस्वामी के साथ रैयत का जो करार हुआ है लगाने के लिए उसी के आधार पर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 में क्या बोलता है, अधिभोगी रैयत को अपनी जोत के लिए उसी प्रकार लगान देना होगा जैसा अधिभोगी रैयत देते हैं। यानी कि बोलता है अनधिभोगी रैयत को अपनी जमीन पर उसी प्रकार लगान देना होगा जिस तरह लगान देना होगा जैसा अधिभोगी रैयत देते हैं। यानी कि अनधिभोगी रैयत भी वो सही लगान देगा जैसे अधिभोगी रैयत देते हैं। अधिभोगी रैयत कौन सा अध्याय में है, 4 में है। ठीक है, अब धारा 40 अनधिभोगी रैयत के लगान में की वृद्धि की शर्त क्या है, उसका लगान की वृद्धि क्या शर्त है अनधिभोगी रैयत का, वो है अनधिभोगी रैयत का लगान किसी रजिस्ट्रीकृत करार या धारा 42 के अधीन करार के अलावा नहीं बढ़ाया जा सकता है। लिख लिए। अब धारा 41 क्या बोलता है, वे आधार जिन पर अनधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। अनधिभोगी रैयत को कैसे बेदखल कर सकते हैं, उसका ज़मीन से, उसके भूमि से, उसके बारे में है। क्या है, तृतीय कृषि वर्ष, यानी कृषि वर्ष बोल रहा है। अगर भूस्वामी सरकार कृषि वर्ष क्या हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी 3 साल बोल रहा है। तृतीय कृषि वर्ष प्रारंभ के बाद 90 दिनों के भीतर पिछले क्या बोल रहा है, पिछले 2 कृषि वर्षों के लगान के बकाये का भुगतान करने में असफल रहा हो। मतलब 3 साल तक अगर वो बोल रहा है, अगर 3 साल तक वो नहीं दे देता है और 3 साल चालू हो गया तीसरा साल, उसका 90 दिनों के भीतर पिछले 2 साल का कम से कम वो लगान नहीं देता है तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा।
ठीक है, यदि उचित लगान का भुगतान करने में सहमत ना हो तो इत्यादि, अगर वो लगान देने में सहमत ना हो तो। नेक्स्ट बोलते हैं धारा 42 क्या बोलता है, उचित और सामूहिक लगान के भुगतान की सहमति देने से इनकार करने पर बेदखली की शर्तें जो था। आगे बढ़ते हैं अध्याय 7, अध्याय 4 तथा अध्याय 6 के छूट प्राप्त भूमियाँ। अधिकार 4 और अध्याय 6 में क्या बोलता है, अध्याय 4 और अध्याय 6 में। अध्याय 4 में क्या है, अधिभोगी रैयत, अध्याय 6 में क्या है, अनुद्विभोगी रैयत से जो छूट प्राप्त भूमि है उसके बारे में दिया है धारा 43 में। आगे बढ़ते हैं धारा 43 में क्या है, ऐसी भूमि जिसका उपयोग सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा लोक स्वास्थ्य उन्नयन उन्नति या किसी विधि सम्मत प्राधिकारी द्वारा सड़क, नहर, तटबंध, बांध या जलाशय इत्यादि जैसे लोक कार्यों के लिए किया जा रहा हो। ठीक, दूसरा बोलता है भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन किसी सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित भूमि अथवा किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि। दूसरा है धारा 113 के खंड क में निर्दिष्ट भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि जब वह किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित हो। आगे बढ़ते हैं धारा 118 के खंड ख में विनिर्दिष्ट भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि। अध्याय 8 है यहाँ पर, अध्याय 8 कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय झारखंड।